Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is being delivered by Inamullah Chokhtai, your teacher in physics, and we have to study our next topic, that is equation of continuity. This is chapter number 6. Let's start our topic. So first of all, just before starting the topic, we have to view some key points that we have to keep in mind. Today we have to define the equation of continuity. Then we will talk about the derivation of this equation, and we have to discuss this equation of continuity in terms of the flow rate, and at the end we have to discuss about its applications. Definition of equation of continuity. तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड पे आपको एक पाइप दिखाया गया है, और ये पाइप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है. नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आप इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और ये वो जगह है जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है. नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये है कि इसका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो थ्रू आउट द लेंथ एक जैसा नहीं रहता. यहाँ कम है, ऑनवर्ड ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मुराद है. सेकंड चीज़, इसकी इक्वेशन को डिफाइन करने में बेसिक आइडिया क्या है, और बेसिक आइडिया ये है कि वेलोसिटी को और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को आप इस पूरे पाइप की लेंथ में किसी भी पॉइंट पर, इस पूरे पाइप की लेंथ में किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी को और एरिया को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जवाब सेम आना चाहिए. दैट इज द बेसिक थीम of its definition. The product of the cross-sectional area A of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is a constant. Means कि आपने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, एरिया A को और उसके साथ आपने एरिया ए को अपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ आपने वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है. और इस पाइप का कोई सा भी एरिया ले लें, चाहे आप ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, या यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप इन दो वैल्यूज़ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए. ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, एंड दिस इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो नेक्स्ट, हाउ टू डिराइव द इक्वेशन. इसमें हम कुछ बातें हैं जो कि ज़हन में रखेंगे. सबसे पहली बात यह है कि हम जो वेसल यूज़ कर रहे हैं, जो पाइप यूज़ कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स में क्या है. और अभी हमने उसको डिस्कस किया है कि पाइप इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स उसका एरिया एक जैसा नहीं रहता. सेकेंड चीज़, जो हम फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, जो इस वेसल में से फ्लो कर रहा होगा, वो एक आइडियल फ्लूइड एस्यूम किया जाता है. मीन्स नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, और उसका स्टेडी फ्लो होगा. नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस का मतलब आप जानते हैं कि उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? विस्कोसिटी को हमने डिफाइन किया था द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स, या हमने डिफाइन किया था हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग वन लेयर ओवर एन अदर लेयर. तो नॉन विस्कस का मतलब ये होता है नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेज. और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस नहीं कर सकते मीन्स उसकी डेंसिटी एक जैसी रहती है, क्योंकि कंप्रेशन से डेंसिटी बदलती है. जब आप कंप्रेस करते हैं चीज़ों को तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और अगर कंप्रेशन को कम किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, तो उनका जो है वो डेंसिटी कम होती है. तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स डेंसिटी एक जैसी रहेगी. सेकेंड चीज़, उनका जो फ्लो है वो स्टेडी है और स्ट्रीम लाइन होगा. और थर्ड बात कि हमारा बेसिक आइडिया क्या होगा इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. डिराइवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. अगेन हमें वो डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस की है, इसी डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए. अपनी बेसिक थीम बनाएंगे कि हमने क्या बेसिक थीम जो है वो इसको फॉलो करनी है. अभी हमने डिस्कस किया है बेसिक थीम के हवाले से, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम ये चीज़ अपनी बेसिक थीम में लेके आएंगे कि हमें मास की कैलकुलेशंस करनी है एट बोथ एंड्स ऑफ द of this pipe, of this vessel. Consider a fluid flowing through a pipe of the non-uniform size. The particle in the fluid move along the streamlines in a steady state flow. The third point, the fluid is incompressible and the flow is steady. अभी इन तीनों पॉइंट्स की बेस पे हम ये कंक्लूजन बनाएंगे, mass of the fluid is conserved. जब हम कहते हैं mass of the fluid is conserved, तो conserved का मतलब क्या होता है? conserved का मतलब ये होता है कि इस एरिया में ये जो एरिया दिखाया गया है आपको, this one, इस एरिया में जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बोलते हैं, इस एरिया में जितना फ्लूइड अंदर जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा,
और इस एरिया में से जितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है ये दोनों फ्लूइड के मैसेज सेम होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैस कंजर्वेशन से क्या मुराद है कि mass of the fluid flowing into this area A1 in time del t is exactly equal to the mass of the fluid that is coming out, that is flowing out through the A2 in the same time del t। तो ये उसकी सेंस बनती है कि mass of the fluid conservation का मतलब क्या बनता है। अगेन ये एरो साइन del m1 को ज़ाहिर करता है, that is flowing into, और del m2 that is flowing out of this A2 एरिया मीन्स del m1 और del m2 दोनों आपस में बराबर होंगे। अगेन याद रखिएगा इनकम्प्रेसिबल मीन्स की डेंसिटी सेम है, स्टेडी फ्लो भी सेम है, एट द बोथ एंड्स टाइम भी सेम है दोनों एंड्स के लिए, तो हम भी अस्यूम कर सकते हैं कि मास इज कांस्टेंट द सेम एट द एंड A1 एंड A2। So we have to apply the law of conservation of mass at both ends of this pipe. Next, apply the law of conservation of the mass at the both ends। Again हमें ये दो सिरे दिखाए गए हैं और इन दोनों सिरों में हम सबसे पहले बात करते हैं इस लोअर पार्ट की, लोअर एंड की। अब इस लोअर पार्ट में आपको तीन जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं। नंबर 1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, नंबर 2 जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इस एंड में V1 है, और जो वो डिस्टेंस मूव करता है, वो जो डिस्टेंस मूव करता है फ्लूइड मूव करने में जो डिस्टेंस मूव करता है वो del x1 है, del x1 इन टाइम del t। याद रखिएगा del t ये दोनों सिरों पे A1 और A2 दोनों में आप जब टाइम की बात करेंगे तो del t की बात करेंगे, मीन्स टाइम आप सेम रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इस लोअर एंड को, मास ऑफ द फ्लूइड लोअर एंड को हमने कैलकुलेट करना है, और इस कैलकुलेशंस में हम बेसिक आइडिया डेंसिटी का यूज़ करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और आप जानते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हम वॉल्यूम को डिस्कस करना चाहेंगे। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो एरिया इनटू थर्ड डायमेंशन के बराबर है, एरिया इनटू थर्ड डायमेंशन। तो ये आपको एरिया दिखाया गया है, एरिया दिखाया गया है A1, और जो del x1 है, जो del x1 है, सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो del x1 है A1 और del x1 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया में ऑलरेडी दो लंबाइयाँ होती हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई को एरिया बोलते हैं, और del x1 उसकी तीसरी लंबाई हो गई। तो एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन बेसिकली वॉल्यूम कहलाती है। मीन्स अगर A1 को del x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, वॉल्यूम का होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू del x1। So putting the value of this volume into equation number 1, equation number 1 becomes del m1 is equal to rho 1, a डेंसिटी की जगह रो लिखा हुआ है और वॉल्यूम की जगह हमने लिखा है A1 del x1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने del x1 की वैल्यू को चेंज करना है, del x1 की वैल्यू को चेंज करना है, और del x1 की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास बेसिक रिलेशन क्या आ रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होती है। इस इक्वेशन से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि del x1 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, लिहाजा हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v1 और टाइम क्या है del t, तो del x1 की वैल्यू क्या बन गई, v1 टाइम्स c बन गई। अब इस del x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास del m1 इज इक्वल टू रो 1 A1 V1 del t के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। सिमिलरली हमने mass at the upper end that is del m2 हमने कैलकुलेट करना है। अपर एंड में देखिए, अपर एंड में भी अगेन वही पैरामीटर्स जो हमने लोअर एंड पे देखे हमें नजर आ रहे हैं, that is velocity V2, area A2 and the distance traveled by the fluid in time del t that is del x2 हमें दिखाया गया है। तो सेम पैरामीटर से हम इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। del m2 is equal to rho 2 क्रॉस A2 V2 del t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने del m1 कैलकुलेट कर लिया, mass of the fluid at the lower end, del m2 कैलकुलेट कर लिया, mass of the fluid at the upper end। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक del m1 del m2 दोनों बराबर होने चाहिए। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं, आमने सामने बराबर रखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन जाती है। इसमें से कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हम निकाल देंगे, क्योंकि फ्लूइड हमने बोला इनकम्प्रेसिबल था। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी वेरी नहीं करती। जब डेंसिटी वेरी नहीं करती तो फिर रो 1 और रो 2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसकी जगह हम रो लिख सकते हैं, रो 1 रो 2 दोनों बराबर हैं, लिहाजा हम इसमें
रो 1 रो 2 को दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। सेकंड चीज़ कि जो टाइम बताया गया था, टाइम डेल टी जो था वो अपर लोअर दोनों एंड के लिए टाइम सेम रखा गया था, लिहाजा इस टाइम को हम इस टाइम के साथ कैंसिल कर सकते हैं, रो 2 को रो 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं और बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और इसका एक जनरल फॉर्म एरिया इंटू वेलोसिटी और एरिया इंटू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड बेसिकली इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म ऑफ द फ्लो रेट, ये हमने डिफाइन करना है। हमने क्वेश्चन अभी जो ड्राइव की है वो है एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म ऑफ द फ्लो रेट तो हमारा कंसेप्ट क्या बनता है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू जो भी हमने ये निकाली है, ये कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या फ्लो रेट के बराबर होती है। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड की या फ्लो रेट की तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द वेसल पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। तो हमारा कंसेप्ट क्या बनता है, वॉल्यूम पर सेकंड। मतलब ये क्या कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम पर सेकंड। तो ये बेसिकली हम कंसेप्ट देना चाहते हैं फ्लो रेट के हवाले से। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए बी इज इक्वल टू ए बी, अब यहाँ पे आगे ए तो लिखा हुआ है, जस्ट बी की वैल्यू को हमने चेंज करना है। इस बी को, ये यहाँ पे मिसिंग है, इसको हम चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो v की जगह हम वेलोसिटी है, चूंकि डेल एक्स बाई टी, इसका हम एक्सप्रेशन डालेंगे। हमें पता है वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सो अब देखें कि ये है एरिया और ये है डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, थर्ड डायमेंशन। तो एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन क्या होता है, एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो वॉल्यूम के बराबर होता है। लिहाजा इस जो डेल एक्स ए इंटू डेल एक्स है, इसकी जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी जगह वॉल्यूम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड। तो ये हमारी एक और डेफिनेशन बन जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो फ्लो रेट के बराबर होती है, या वॉल्यूम फ्लोइंग ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पॉइंट एट एनी पॉइंट पर सेकंड is called the equation of continuity. Next we have to discuss the common applications of the equation of continuity. Common applications of the equation of continuity में basically pipes, tubes, ducts और blood vessels, rivers, power plants, logistic in general, roads, computer networks, semiconductor technology etc. ये तमाम फील्ड आ जाते हैं जहाँ पे हम बिलअमूम जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और फील्ड्स में भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करते हैं। बीइंग द बेसिक ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट लॉस, बहुत सारे लॉस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ किया जा रहा होता है। लिहाजा ये बहुत सारे दूसरी फील्ड्स में भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो ये हाइड्रोडायनामिक्स में, एरोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्वांटम मैकेनिक्स में, बर्नौलीज प्रिंसिपल में जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई किया जाता है। इसी तरह टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस, और इसी तरह टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशंस, और इसके साथ साथ कुछ और फील्ड्स में जैसे जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और नोएथर्स थ्योरम एटसेट्रा, इनमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।